इंडेस 41 बायोलॉजिकल एसिड सॉरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इस इंडेस में हम अकाउंटिंग सीखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, बायोलॉजिकल एसिड्स की, इन सब की। मतलब कि अगर कोई कंपनी है और उसके पास प्लांट्स है, उस प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, फैक्ट्री वाला प्लांट नहीं, काऊ है, शीप है, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, खेती बाड़ी करती है वो कंपनी। तो ऐसी कंपनी पे इंडेस 41 लग रहा है, उसके हिसाब से अलग अकाउंटिंग चलती है इनके यहाँ। ठीक है। इस इंडेस 41 में तीन चीज़ें मेन है जो पढ़ने की हैं। पहली तो बायोलॉजिकल एसिड, दूसरी आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तीसरी है आपकी गवर्नमेंट ग्रांट, एग्रीकल्चर के लिए मिलती है जो। गवर्नमेंट ग्रांट तो वैसे इंडेस 20 में कवर होता है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए मिली हुई गवर्नमेंट ग्रांट 20 में कवर नहीं होती, 41 में कवर होती है। ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजिकल एसिड के बारे में बात करते हैं। ये बायोलॉजिकल एसिड होती क्या है? बायोलॉजिकल एसिड मतलब वो एसिड जो बायोलॉजिकल हो, मतलब जानवर, लिविंग एनिमल, लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट, पशु, पक्षी, या फिर प्लांट। लिविंग प्लांट मतलब तुम्हारे पेड़ पौधे वगैरह ये सब हो गए। अब इस लिविंग प्लांट में एक चीज़ है कि बेरर प्लांट नहीं आते, मतलब बेरर प्लांट पे इंडेक्स 41 नहीं लगता, लेकिन उनसे जो प्रोड्यूस होता है बेरर फ्रूट्स, उन पे 41 लगता है। ये बियरर प्लांट क्या है? बियरर प्लांट मतलब आम के पेड़, सेब का पेड़, मतलब ऐसे पेड़ जिसमें काफ़ी टाइम लगता है भाई, 10-10 साल, 15-15 साल, तो उस पर 41 नहीं लगता। ठीक है ना। एक तरीके से वो इंडेक्स 16 में कवर होते हैं। लेकिन उनसे जो प्रोड्यूस होता है ना, एक बारी सेब आने चालू हो गए तो हर साल सेब आते रहेंगे, एक साल एक बारी आना चालू हो गए, हर साल आम आते रहेंगे, वो बियरर फ्रूट है, उन पर 41 लगता है। ठीक है। लिविंग एनिमल पे भी 41 ही लगेगा सर। अगर हमारे पास गाय हैं, भेड़ें हैं, भैंसें हैं, मुर्गियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, तो वो तो हमारी एसेट है, उस पर तो 16 लगना चाहिए। नहीं, 16 नहीं लगेगा, उस पर 41 लगेगा, भले ही वो आपकी एसेट क्यों ना हो, 41 लगेगा। ठीक है। पीपीई में नहीं आएगा वो। दूसरी बात, आप खेती बाड़ी करते हो, मतलब कंपनी है जिसकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है, वो खेती बाड़ी करता है, वीट्स, कॉटन वगैरह, ठीक है ना, गेहूँ वगैरह या अनाज ये सब उगाता है, ये उसकी लैंड है और ये उसने उगा रखे हैं, अपने क्रॉप्स उगा रखे हैं। तो क्या ये जो लैंड है ये 41 में कवर होगा? नहीं जी, ये 16 में पीपीई में कवर होगा। कोई भी एसेट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में लगी हुई हो, वो सारी एसेट आपकी 16 है, 41 नहीं लगेगी, उस पर 16 लगेगी, पीपीई लगेगी। ट्रैक्टर भी 16 लगता है। आपने परमिशन ली सरकार से एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए, या किसी भी तरीके से परमिशन ली, वो परमिशन भी 41 में नहीं, वो परमिशन भी 41 में नहीं लगेगी। ठीक है ना। क्या लिख रहा हूँ मैं, 41 में नहीं लगेगी। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे मैंने एक बार ये बात करी थी आपसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, यहाँ पे था ना कि तीन चीज़ें पढ़नी है। बायोलॉजिकल एसिड का मीनिंग तो मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब बताता हूँ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट जो डायरेक्टली हार्वेस्ट किया जा रहा हो, उखाड़ा जा रहा हो, निकाला जा रहा हो, प्रोड्यूस किया जा रहा हो, कहाँ से? बायोलॉजिकल एसिड से। बायोलॉजिकल एसिड मतलब एनिमल से या प्लांट से।
अब एनिमल्स मतलब मान लो काऊ है, डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस होता है उससे, मिल्क या मीट, या आपकी सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। प्लांट से क्या बनते हैं, क्रॉप्स, ये आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्योंकि डायरेक्टली निकाले और हार्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इसका मैंने बना दिया घी, ये क्या है, घी, या फिर मैंने बना दिया कर्ड, दही बना दिया, तो ये घी कर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ये दोनों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। इस क्रॉप को छाना, प्रोसेस करा, ठीक है ना, प्रोसेस करने के बाद कोई प्रोडक्ट बना दिया, आटा बना दिया मैंने, ठीक है ना, वो आटा क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। मतलब जो डायरेक्टली हार्वेस्ट किया जा सके वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सिंपल। अब जल्दी से इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं कि बायोलॉजिकल एसिड की अकाउंटिंग करते कैसे हम। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एसिड की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले इसमें हमारे पास दो बायोलॉजिकल एसिड है, एक तो लिविंग एनिमल, गाय बकरी वगैरह, और एक अनाज, वीट वगैरह, गेहूँ, लिविंग प्लांट, ठीक है। ये दो तरह की बायोलॉजिकल एसिड है। इन दोनों की अकाउंटिंग कैसे करें, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं, लिविंग एनिमल के बारे में। अब लिविंग एनिमल में मान लो हमारे पास गाय है, गाय खरीद के लाए हम, गाय को हमने परचेज करी बाजार में जाके, कितने की परचेज करी, 10 लाख रुपए की, मान लो 10 लाख रुपए की परचेज करी है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, काउ टू बैंक, 10 लाख यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ 10 लाख नहीं आएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ 10 लाख नहीं आएंगे। इंडेक्स 41 बोलता है, आज क्या हो गया, इंडेक्स 41 बोलता है कि भाई बायोलॉजिकल एसेट आपको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करनी है अपनी किताबों में। जो आप जिस रेट पे भी आप खरीद के लाए हो, बाहर में जाए वो रेट, फेयर वैल्यू निकालो। जो भी बायोलॉजिकल एसेट लेकर आए हो आप, जो भी बायोलॉजिकल एसेट है उसकी फेयर वैल्यू निकालो। और फेयर वैल्यू भी कौन सी भैया, इसको हम एनआरवी बोलते हैं। एनआरवी मतलब मार्केट में पता करो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है बिकने की, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेलिंग द एनिमल, जो भी कॉस्ट हो बेचने में वो कॉस्ट माइनस करो। क्या क्या कॉस्ट हो सकती है, ब्रोकरेज, कमीशन वगैरह, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इस तरह की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, ये माइनस करो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालो, वो यहाँ पे लिखो। मैंने कहा ये और ये तो फ़र्क आएगा, तो हाँ फ़र्क आएगा तो पीएनएल में दर्शन करा देना जितना भी फ़र्क आएगा। मान लो ये 11 लाख रुपये आया, 11 लाख रुपये आए, तो 1 लाख रुपये जो है पीएनएल में चले जाएंगे, प्रॉफिट हो गया तुम्हारा। ऐसे लिखते हैं, गेन ऑन वैल्यूएशन ऑफ काउ, ठीक है। तो फेयर वैल्यू हम तो कॉस्ट पे नहीं दिखाना है, फेयर वैल्यू यानी कि एनआरवी पे दिखाना है। और एनआरवी क्या है, जो भी सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू चल रही हो उसमें से कॉस्ट ऑफ सेलिंग घटा दो, वो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो इंडेक्स 41 ने कही है, बड़ी अजीब अकाउंटिंग है। जब कभी हम एसेट खरीद के लाते हैं तो उसे इंस्टॉल कराते हैं, उसकी कॉस्ट आती है, उसको लेकर आते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना। कहता है ये दोनों ना, हम क्या करते हैं, ये दोनों कॉस्ट ऑफ एसेट में जोड़ देते हैं कि नहीं। इंडेक्स 41 मना करता है इस बात को, कहता है कि कॉस्ट, ये जो भी कॉस्ट लगी है तुम्हारी पीएनएल में डायरेक्ट दर्शन दिखाओ, इसके कैपिटलाइज नहीं होंगे, कैपिटलाइज नहीं होंगे, सीधा पीएनएल में दिखाओ उनको। और क्या बोलता है इंडेक्स 41, हाँ, हर बैलेंस शीट डेट को आप अपनी बायोलॉजिकल एसिड की वैल्यूएशन करोगे। एक तो खरीदते समय परचेजिंग टाइम पे वैल्यूएशन करा दी, एक हर बैलेंस शीट डेट पे वैल्यूएशन करा रहे हो। चलिए तो समझ में आता है कि हर बैलेंस शीट डेट पे वैल्यूएशन होती है एसेट्स की, यहाँ पे भी वैल्यूएशन करा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी कैपिटलाइज नहीं करने दे रहा, थोड़ी सी अजीब अकाउंटिंग है।
यहाँ पे है ना, जो भी डिफरेंस आएगा परचेजिंग टाइम पे और वैल्यूशन बैलेंस शीट की डेट पे वैल्यूशन कराने में, जो भी डिफरेंस आएगा P&L के दर्शन करेगा वो। ठीक है। अच्छा एक बात और, बायोलॉजिकल एसेट है ना, उसका रिकॉग्निशन आप तभी कर सकते हो जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई है। रेलेवेंट नहीं है मतलब फिर भी पढ़ लेते हैं, कभी पूछ ले। पहला, अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप होनी चाहिए आपके पास, कंपनी के पास ऑनरशिप होनी चाहिए उस बायोलॉजिकल एसेट की, उससे होने वाला बेनिफिट कंपनी को ही हो, ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। तीसरा, उस एसेट की या तो फेयर वैल्यू निकाली जा सके या कॉस्ट निकाली जा सके। ठीक है यार, ढंग से नहीं लिख पा रहा, कॉस्ट निकाली जा सके। ठीक है। उसके बाद एक तो मैंने आपको बता दी कि परचेजिंग टाइम पे वैल्यूशन आपकी होगी, कॉस्ट पे आप नहीं दिखाओगे, वैल्यूशन पे दिखाओगे, बैलेंस शीट डेट पे भी वैल्यूशन पे दिखाओगे। अब लेकिन जब बैलेंस शीट पे वैल्यूशन दिखाओगे उसमें आता है एक पंगा। क्या पंगा आता है? आप गाय खरीद के लाए, मान लो गाय की एज 3 साल है, 3 साल की काऊ है, आप 1 अप्रैल 2002 को खरीद के लाए 10 लाख रुपए की। बहुत बढ़िया। 31 मार्च 2003 को आपकी गाय की फेयर वैल्यू, ये मान लेते फेयर वैल्यू NRV है, ठीक है ना, 13 लाख रुपए हो गई है। गाय 1 साल बड़ी हो जाएगी, वो 4 साल की हो जाएगी। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है आपको सीधा सीधा, आप कह दो कि 3 लाख रुपए चल रहे, P&L में दर्शन दिखा। बात सही है आपकी, लेकिन इंडेस 41 इस 3 लाख रुपए को स्प्लिट करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि 3 लाख रुपए जो बढ़े हैं ना आपके, 2 कारणों की वजह से बढ़े हैं, प्राइस की चेंज होने की वजह से और फिजिकल चेंज होने की वजह से। मतलब ये 31 मार्च 2003 को आप ये पता करो कि 3 साल की गाय की वैल्यू क्या है। मतलब आप 3 साल की गाय खरीद के लाए थे 1 अप्रैल को, हाँ, तो वही 3 साल की गाय अगर 31 मार्च को खरीदते तो उसकी फेयर वैल्यू क्या होती। तो हमने मार्केट में जाकर पता करा तो 12 लाख रुपए की निकली। हम 1 अप्रैल को खरीदें तो 10 लाख रुपए की, 31 मार्च को खरीदो तो 12 लाख रुपए की। तो कहता है कि वो 3 साल वाली गाय है ना, वो 2 लाख रुपए यहाँ से बढ़ेंगे आपके। मैंने कहा बड़े तो 3 लाख हैं, तो रुको तो सही, प्राइस की वजह से 2 लाख रुपए बढ़े हैं, बाकी के 1 लाख फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? 3 से 4 साल की होगी ना गाय, 3 से 4 साल की गाय हो गई ना, तो वो जो 4 साल की गाय हुई है ना आपकी, तो वो यहाँ पे 1 लाख रुपए बढ़ी है, ये कहना चाहता है। तो इस तरह से आपको दिखानी है। मतलब अकाउंटिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, अकाउंटिंग में सर ऐसे होगा, बैलेंस शीट डेट को आप क्या अकाउंटिंग करोगे, बैलेंस शीट डेट को आप अकाउंटिंग करोगे आपकी जो भी बायोलॉजिकल एसेट है, हमारी काऊ है, जैसे काऊ अकाउंट डेबिट या बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 2, आप P&L कर दोगे और यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख दोगे। यहाँ तो 3 लाख आने आने आपको पता है। यहाँ पे लिखोगे आप प्राइस चेंज, गेन ऑन प्राइस चेंज, यहाँ पे लिखोगे गेन ऑन फिजिकल चेंज। इस तरह से करने के लिए बोलता है। यहाँ 2 लाख और यहाँ 1 लाख। इंडेक्स 41 इस तरह की प्रेजेंटेशन मांगता है, कह रहा है कि स्प्लिट करके देखो, प्राइस में अलग बताओ, फिजिकल में अलग बताओ, P&L में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, ये है।